हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूपीएससी का। आज का आपका टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके आज समझेंगे। पहले देखेंगे जो ये आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा प्रीलिम्स और मेंस में पूछता है। ये मैंने पहले इसी के आधार पर एक वीडियो बनाया दोस्तों। अगर आप लोग को टाइम मिले तो एक बार जरूर देखिएगा। ना मिले टाइम तो कोई बात नहीं, अगर आपको पढ़ने का मन है तो जरूर आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ इकोनॉमिक्स को। ठीक है दोस्तों, अब इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले समझेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिसमें माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स क्या है, फाइनेंस इकोनॉमिक्स क्या है, सभी टोटल इकोनॉमिक्स को समझेंगे। चलिए पहली बात लिखते हैं यहां पर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक्स इकोनॉमिक्स क्या रहेगा? इकोनॉमिक्स। अब टोटल कितने इकोनॉमिक्स हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात करेंगे शुरुआत में, पहले देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे बैंकिंग इकोनॉमिक्स। बैंकिंग इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक होता मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दो बेसिक यहां पर होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स। जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। ये बेसिक आपके जितने चैप्टर दोस्तों, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, ये सभी आपके इकोनॉमिक्स बनते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपका ह्यूमन इकोनॉमिक्स। ह्यूमन इकोनॉमिक्स। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक आपका इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स। मेंट एंड एग्रीकल्चर इसे लिख देते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सभी आपका, अगर आपने इतना सभी सेक्टर अच्छे से पढ़े होते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स, अगर यूपीएससी हो, आपका यूजीसी नेट हो, या आपका मास्टर डिग्री जो आपका एमए करते हो, सभी टॉपिक यहीं से आपको कंबाइंड मिल जाता है। आज मैं एक एक करके इसको समझाता हूं, बेसिकली चीज समझाएंगे। यूपीएससी जो पूछता है सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए तो लोगों को लगता है कि बस कौन कौन सा सेक्टर है। यूपीएससी आपका पूरा इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे मैं स्टार बना रहा हूं, ये होता है। ठीक है, ये सब आपका यूपीएससी का ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और ये जिस पे लगा देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहां से, और आपका सबसे ज्यादा ये इतने यूपीएससी के बेसिक कोर है, जहां से प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है।
अब आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना, पहले आपको समझना पड़ेगा, इससे पहले डिफिनेशन अर्थात परिभाषा। अब परिभाषा मतलब डिफिनेशन। अब इसके परिभाषा को आपको पहले समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स है क्या। पहले चीज शुरुआत में, जैसे एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, सैमुएल्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ऐसे बहुत से अलग अलग प्रोफेसर, बहुत से बड़े बड़े ऐसे स्कॉलर, उन्होंने इकोनॉमिक्स को पहले क्या किया, परिभाषित किया, वो भी अपने शब्दों में। आप लोग पढ़ा होगा 9th में, 11th में, 10th में, 12th में, और बीकॉम किए होंगे या बीए किए होंगे, या आप मान लीजिए सोशल साइंस पढ़े होंगे, तो आपको कहीं कहीं आपका इकोनॉमिक्स देखने को एक झलक मिलती है, जिसमें आपका स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स होता है, यहां से पढ़ेंगे। तो शुरुआत में बात होती है इकोनॉमिक्स है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स क्या है। एक होता है जैसे अर्थशास्त्र, अर्थ, और एक होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इसको बोलते हैं, अर्थात इकोनॉमी। एक होता है इकोनॉमी, 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 एक होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ये बेसिक यहीं से कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है, आपको बेसिक चीज बताते हैं। इकोनॉमी जो होता अर्थ या धन, ठीक है, और इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र, जो आप धन का अध्ययन करते हैं। यही से शुरुआत होता है इकोनॉमिक्स क्या है। जो भी आप कमाते हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में रहते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हो, जो भी आप पैसा कमाते हो, वो बेसिक आपका क्या होता है, धन होता है। जब उसी धन को आप क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग उसको टर्म को एनालिसिस करते हैं, पैसा कहाँ से आया, डिमांड कैसे आया, कहाँ पर खर्च कैसे करना है, उसी बोलते हैं अर्थशास्त्र। अब धन का अध्ययन करना, उसको बेसिक चीज के और डीपली समझना है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, अब उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इलास्टिसिटी का डिमांड क्या है, नेक्स्ट उसके बाद ऑर्डिनल क्या है, कॉर्डिनल क्या है, यूटिलिटी क्या है, प्रोडक्शन क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्या है, ये सभी जो आप टर्म पढ़ते हैं, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ये सब आपका अर्थशास्त्र बेसिक पढ़ना पड़ता है। ये आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे। ये शुरुआत होता है आपका NCERT, ये जो बुक्स होती है, इसमें आपको ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, बेसिक चीज यही से शुरुआत होता है। क्लास 6 से लेकर के कोई 9th तक, वैसे 6 से लेकर के 12th तक अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, 12th, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती है NCERT के बेस पे, ठीक है। तो यही शुरुआत ये होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, जैसे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है। इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आपको इंडिया के बारे में समझना होगा, उसको एक मैप बना के समझते हैं। ये क्या है, इंडिया का ऐसे मान लीजिए मैप, छोटा बनाते हैं, 1 मिनट, पूरा मैप दिखाना चाहिए। ऐसे ही समझ आइए, इंडिया अपना है, प्यारा भारत, ऐसे ही। अब अपना ये प्यारा भारत अगर है, तो आपको पहले भारत को क्या समझना होगा, क्या क्या इसके बारे में समझना है। जब इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो यहाँ को आपको देखना होगा जियोग्राफी, जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में कहां कहां पर माउंटेन एरिया है, कहां पर डेक्कन एरिया है, ये जो गोल गोल से कौन कौन से कोस्टल एरिया है, कौन कौन से प्लेन एरिया है, ठीक है, और कितने डेजर्ट एरिया है, इसको देखना है, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको समझना पड़ेगा। आपको अंडमान निकोबार तक का ये सारी चीजें, नीचे आपका श्रीलंका हो गया, ऐसे ही, ठीक है। तो जब भी आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना, पहले जियोग्राफी देखो, माउंटेन एरिया कितना है, डेक्कन एरिया कितना है, डेजर्ट एरिया कितना है,
प्लेन एरिया कितना है, मैदानी भाग ये प्लेन हो गया, ठीक है, और एक डेक्कन एरिया हो गया। कुछ यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी पहाड़ियाँ, जावेदी हिल्स, हरिश्चंद्र बालाघाट, ऐसे बहुत सी पहाड़ियों का भी नाम आता है। तो जब भी आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा तो पहले यहाँ की जियोग्राफी देखो, लोकेशन देखो। अब जियोग्राफी में आपको माउंटेन देखना, डेक्कन देखना, प्लेन एरिया देखना, कोस्टल एरिया देखना, डेजर्ट एरिया देखना। जब ये सभी चीज को अध्ययन करोगे उसके बाद इसी में ही जियोग्राफी में आपका पार्ट इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेसिक यही पार्ट शुरू होता है। जब एग्रीकल्चर आप पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर से कौन जुड़ा होता है? ह्यूमन इकोनॉमिक्स, अर्थात मानव। मानव किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड है, मैन्युफैक्चर सेक्टर पे डिपेंड है और सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। तो मानो जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे तो 3 सेक्टर में उसको डिवाइड करोगे। प्राइमरी सेक्टर पे कितने लोग रहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर पे कितने लोग रहते हैं, और टर्सरी जिसको सर्विस सेक्टर में कितने लोग होते हैं। तो यही जैसे आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो यही से आपका एग्रीकल्चर निकलेगा। एग्रीकल्चर पे कितने परसेंट लोग डिपेंड है, फैक्ट्रियां किस किस एरिया में सबसे ज्यादा लगा है, माइनिंग्स सबसे ज्यादा, खान मतलब जो खदान निकाली जाती हैं कहाँ कहाँ से निकलती है, लोहा कहाँ से निकलता, सोना कहाँ से निकलता, अभ्रक कहाँ से निकलता है, एल्युमिनियम कहाँ से निकलता है, थोरियम कहाँ से निकलता है। बहुत सी चीज आप रिसोर्स के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, तब आप इंडियन इकोनॉमिक्स समझ पाओगे। ऐसा नहीं कि बस कोई किताब उठा लिया पढ़, नहीं, आपको एक एक पॉइंट को जब आप एनालिसिस करेंगे तब जाकर के आपको मेंस और पीटी का क्वेश्चन अच्छे से बना पाओगे। जब जियोग्राफिकल आप समझ जाओगे तो जियोग्राफी आप जब समझोगे फिर क्या पढ़ोगे, भारत का बेसिक इन्वायरमेंट समझोगे। ये पर्यावरण कैसे है, आजकल जैसे सुनते होंगे बहुत से आजकल सोशल मीडिया पे कि दिल्ली के एयर क्वालिटी खराब हो गया। आपका दिल्ली का ही नहीं पूरे भारत की एयर क्वालिटी अब ठीक नहीं है। इतना पॉल्यूशन, इतना डस्ट, ये कहाँ से हो रहा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सब किससे जुड़ा है? तो आपका इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। देखिए एक सब्जेक्ट जैसे आप पढ़ोगे ना उससे सारा सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट जब आप पढ़ोगे, पिरामिड क्या है, आपको ये क्या टॉपिक आ गया, ऐसा लगेगा इन्वायरमेंट में कभी साइंस पढ़ रहे हो, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हो। आप जब तक सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करना बेकार है। आपको हर एक पॉइंट को, हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, एक दूसरे को जोड़ करके एनालिसिस करना है। तो जैसे आप जियोग्राफी पढ़ोगे तुरंत इसी पे एग्रीकल्चर आएगा। एग्रीकल्चर से जुड़ा कौन है? ह्यूमन इकोनॉमिक्स। देखिए एग्रीकल्चर आ गया। अब एग्रीकल्चर में आप जब पढ़ोगे इससे बहुत से सेक्टर हैं। भारत में 3 प्रकार 4 प्रकार जो भी मौसम पाई जाती हैं, ऋतुएं पाई जाती हैं, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोल्ड सीजन, विंटर सीजन जिसको बोलते हैं, समर सीजन और रेन सीजन। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर फसलें होती हैं। और जब जैसे फसलें होंगी तो कितना परसेंट लोग आप देखते होंगे, कितना परसेंट जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, कितना मैन्युफैक्चर पर डिपेंड है, कितना सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। भारत कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है, कौन से सेक्टर पे अभी काम नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें आपको समझना है बारीकी से। अब देखिए पढ़ाई करने के बाद आजकल एक माहौल बन गया दोस्तों, लोग कहते हैं पढ़ाई से नौकरी लगती है। मैं कहता हूं पढ़ाई ही नौकरी देती है, पढ़ाई से नौकरी नहीं, पढ़ाई ही नौकरी देगी। सपोज कैसे? अब कोई व्यक्ति अगर पूरे भारत को समझ गया, यहाँ की जनसंख्या को समझ गया, यहाँ के इन्वायरमेंट को समझ गया, तो उसी पर नया डिसीजन ले सकता है, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। आप सोचिए ये कैसी बात है भाई। अगर आज मान लीजिए भारत का PST, अब तो ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 सेक्टर है। अब भारत में बताइए कितने जो लोग प्राइमरी सेक्टर पे, मान लीजिए लोग कहेंगे भाई 45% लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है, सेकेंडरी मान लीजिए कहेंगे भाई 20% डिपेंड है, और सर्विस पे कह देंगे भाई ऐसा करिए। अब अगर मान सबको जोड़ के 100% बनाना है, एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं सीधे प्राइमरी का 60%, 60, 20, 80 और बाकी, और सेकेंडरी करते हैं 1 मिनट, ऐसे समझे, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है, 60, 70, 75, ये हो जाएगा 25।
ठीक है। अब ये कहेंगे ये क्या बात है भाई? भाई इसलिए भारत अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर पर लोगों को 60% लोगों को जोड़ रखा है, लेकिन प्रोडक्शन तो हो रहा है बट लेबर ज्यादा लग रहे हैं, टाइम बहुत जा रहा है। अगर इनको स्किल्ड, कौन लोग होते हैं? अनस्किल्ड पर्सन, अनस्किल्ड पर्सन। अब अनस्किल्ड पर्सन लोग होते हैं, अगर ये 60% लोग को स्किल्ड बना देते हैं, मशीनरी सिस्टम से जोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, तो यहां पर ये जो 60% है इनका रेशियो हो जाता 10%। बाकी जो 50% है हो सकता है वो यहां पर आके कुछ 25 हो जाते हैं, कुछ 25 यहां शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा होता ना। लेकिन भारत ने एग्रीकल्चर पे आज भी 60% लोग ही डिपेंड है। कितना मशीनरी सिस्टम आ रहा है अभी, क्यों? हमारे पास अभी फर्टिलाइजर की दिक्कत है, हमारे पास एग्रीकल्चर जो साइंस, कितनी यूनिवर्सिटी कम है, हमारे पास कितने रिसर्चर्स है, R&D पे पैसा खर्च ही नहीं, तो बहुत कम है। तो इन सब सेक्टर पे जिस दिन काम होना शुरू हो गया, भारत में ऑटोमेटिक जॉब बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक लोगों को नौकरियां लगना शुरू हो जाएगा, भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। इसकी क्लाइमेट ही ऐसी है, जाड़ा के दिन आता है तो गर्म कपड़े बिक जाते हैं, बरसात के दिन आता है छतरी बिक जाते हैं, और गर्मी के दिन आता है कॉटन कपड़े बिक जाते हैं। सोचिए, हमेशा हर 4 मंथ के बाद इसकी इकोनॉमिक सर्कल चेंज होती रहती है। और जिस देश की ऐसी क्लाइमेट हो ना, वो देश कभी भी गरीब हो ही नहीं सकता। बट यहाँ क्या है, लोगों की थिंकिंग ही इतना कम हो चुका है कि उनकी पढ़ाई बना दिया कि सिर्फ नौकरी लेने के पर्पज से, आज नौकरी के ही पर्पज से ये सबसे ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। अब जो सर्विस सेक्टर है 25%, अब यहाँ पर 25% में सर्विस सेक्टर है, और भी कम होने वाला है। क्यों? जैसे IIT, आपका टेक्नोलॉजी, AI, चैट GPT, मेटा, जेमिनी, आजकल नए नए फीचर सुनते हैं कि भारत ने कितना डेवलप किया, कुछ नहीं, हम दूसरे फीचर भी यहाँ ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से आज हमारे पास हम सिर्फ लर्निंग प्रोसेस में है, फॉलोअर बन गए हैं, हम खुद जो है मेकर नहीं बन पा रहे। तो जिस दिन भारत हर एक चीज को इस पे काम करना शुरू कर दिया, PhD पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पे, हमारा देश खुद ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। तो जब भी दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा आपको ना, उसको एक एक पॉइंट आपको दूंगा, आप उसको बैठ के पढ़िएगा, सोचिएगा, एनालिसिस करिएगा, आपको खुद दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब इस पे कौन कर सकता है? पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग। जब आप लोग को जागरूक बनाएंगे तो आप उस पर सोचेंगे, गवर्नमेंट भी उस पर पॉलिसी भी अमल करेगी, सोचेगी, काम करेगी, और जरूर हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है? सिर्फ हम सिस्टम को गालियां देने से नहीं कुछ हो सकता, सिस्टम में हम ही जैसे लोग जब पहुंचेंगे तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। आइए बात करते हैं। तो जब आप जियोग्राफी पूरा समझ जाओगे तो यहाँ की एग्रीकल्चर को समझेंगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर को समझेंगे, और उसके बाद टर्सरी सर्विस सेक्टर को समझेंगे, तो भारत ऑटोमेटिक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ह्यूमन में 2 प्रकार के लोग डिवाइड किए जाते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, लेकिन इसी इंडियन इकोनॉमिक्स में सभी जितने पॉइंट है सब इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है? जब आपका एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो आपका मैन्युफैक्चर अच्छा होगा, मैन्युफैक्चर अच्छा होगा तो आपकी मार्केटिंग अच्छा होगा, तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, और मैन्युफैक्चर जितना ज्यादा होगा उतने प्रोडक्ट बनेगा, तो उतने हम सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं? निर्यात करेंगे, उतनी हमारे पास विदेशी करेंसी सबसे ज्यादा आएंगे, फॉरेन करेंसी, चाहे आपका पाउंड हो, चाहे आपका डॉलर हो, चाहे आपका देहराम हो, चाहे आपका एन हो, कुछ भी कोई भी करेंसी होगा, तो हमारे पास सबसे ज्यादा SDR के रूप में, स्पेशल ड्राइंग, SDR सबसे ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो हमारे देश की GDP इकोनॉमिक्स ऑलरेडी बढ़ेगी, और बढ़ने के साथ साथ किसान भी खुश, व्यापारी भी खुश, और आपके कंज्यूमर भी खुश। तो जब सभी लोग खुश होंगे तो देश ऑटोमेटिक बढ़े। ऐसा नहीं खाली ट्रेड के लिए कुछ काम हो रहा है, कुछ लोग के मोनोपोली हो जाए, नहीं, इसमें पूरा भारत सरकार को 50% प्राइवेट करें, 50% गवर्नमेंटेड करें, पब्लिक करें। ये नहीं है कि प्राइवेट कर दे 90%, पब्लिक करे 10%। ऐसा अगर होगा, क्योंकि आज भी देश के जो 90% कैपिटलिज्म, जिसको 90% जो कैपिटल है वो 10% लोग के पास है। मतलब अगर 90 रुपया है तो 10% लोग के पास है, और 10 रुपया जो है वो 90% लोगों के पास। बात ये समझो, अगर 50-50 कर देती है, बात ऐसा है, सपोज करो 90% लोग भारत में है, 100%, 90% गरीब है, मिडिल और लोअर मिडिल ये सब है, 10% अपर एकदम रिच फैमिली है। रिच फैमिली के पास पता चला रिसोर्स कितना है? 90%,
और 10% वाले के पास कितना है, जो 10% है, वो सॉरी 90% है, उनके पास 10% है। तो अगर इस प्रकार से अनबैलेंस होगा तो देश में अमीरी गरीबी की लड़ाई चलती रहेगी। मार्क्सवाद सिद्धांत कॉन्सेप्ट यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ कभी कोई व्यक्ति एक अपने पड़ोसी को देख के उसके अंदर जलन की भावना आएगी है। और जब 50-50% कर देंगे कि यही सैलरी जो आपको प्राइवेट में है वही सैलरी गवर्नमेंटेड में है, तो यहाँ इस देश में ना कोई सरकारी नौकरी की तैयारी ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रकार से एक मोनोपोली बना लिया सिस्टम का कि ये फाइल पे साइन करना इतना रुपया, एक ने पे इतना साइन, वहीं से करप्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब 50% प्राइवेट है 50% गवर्नमेंटेड है और दोनों जो भी कर्मचारी हैं सबकी सैलरी सेम है, तो कोई गवर्नमेंट की तैयारी करेगा? कभी नहीं। बोलेगा ठीक चलेगा गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट, बस इतना कर दे गवर्नमेंट। देखो ऑटोमेटिक देश में काफी चेंज आ जाएगा। तो जैसे आप ह्यूमन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इसमें स्किल्ड पर्सन और अनस्किल्ड पर्सन। स्किल में डॉक्टर, सीए, टीचर, प्रोफेसर, ये सभी लोग कौन है? स्किल्ड पर्सन। अनस्किल्ड पर्सन जो लेबर टाइप बेचारे काम करते हैं, ये हमारे बेसिक रिसोर्स होते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट में ही अगर आप भारत की इन्वायरमेंट, अभी जैसे बीच में चल रहा था कि अरावली का रेंज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 100 मीटर से जो ऊंचे होंगे उनको छोड़ दो और 100 मीटर जो नीचे उस पहाड़ी को खोद दो। तो इस प्रकार की आप देखते हुए डिसीजन आते, लेकिन पहाड़ी को आप किस बेस पे नापेंगे? समुद्र के तल से, तो भाई वो समुद्र के तल से देखा जाता है। और दूसरी चीज है हम अपने मेथड से चल सकते हैं, बट नेचर के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, ना कि नेचर को अपने हिसाब से चलाने लग जाओ। क्योंकि नेचर जिस दिन हम अपने हिसाब से कोई चीज करना शुरू करेंगे, नेचर जिस दिन अनबैलेंस होगा हमको लेकर के बह जाएगी। इसलिए चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ भावनात्मक नहीं, साइंटिफिक, तार्किक, लॉजिकली भी सोचना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट को बारे में भी बहुत समझना है। इन्वायरमेंट में आपको वाटर को भी समझना है, हिल्स एरिया को भी समझना है, डेक्कन एरिया को समझना है, माउंटेन एरिया को समझना है, कोस्टल एरिया को भी समझना है, हर एक पूरे भारत की, और जंगल को भी समझना है, और आप जो छोटे छोटे पार्क्स बनाते हो उसको भी समझना है। यही तब हमारे इन्वायरमेंट का बेसिक आधार बनेगा। इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, ये बेसिक टर्म आपका इससे जुड़ा होता है। ठीक है। एक आप यही शुरुआत होता है मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स क्या करता है? जो आपको डेटा प्रोवाइड करवाती है, कभी औसत बताएगी, कभी माइनस में बताएगी, कभी आपका प्लस में बताएगी। इसके लिए आप मैथमेटिक्स कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, जिसमें मीन क्या है, मीडियन क्या है, मूड क्या है, ये सभी टॉपिक इंक्लूड होते हैं दोस्तों। ये आपका बी प्रैक्टिकल में जब आप काम करोगे तो वहां दर्शाना पड़ता है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ना होगा तो जियोग्राफी पहले समझो। दूसरा, इंडियन इकोनॉमिक्स में अगला क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्यों भाई? एक देश को उसके अपने आरबीआई जैसे है, आप पढ़ते हो ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 में की गई। अब ये खुद सोचो, ये आरबीआई क्यों बनाया गया? हमारे देश में करेंसी क्यों बनाया गया? क्योंकि भाई आपकी एक देश, आप शुरू में पढ़े होंगे कि हम भारत को लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ, लोकतंत्र, गणराज्य, ये जो सभी टर्म होता है, तो उसी ही अपने देश में करेंसी अपनी होगी, अपनी पहचान होगी, अपना एक फ्लैग होगा, अपना एक आरबीआई होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आरबीआई जब बनाया गया, तो आरबीआई जो होती है किससे जुड़ी है? बैंकिंग सेक्टर से। तो इसमें आप बैंक के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? कि बैंक क्या है, बैंक के फंक्शन क्या है, फिर उसके प्राइवेट बैंक क्या है, गवर्नमेंट बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, रूरल बैंक क्या है, अर्बन बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, एनबीएफसी बैंक क्या है, एनपीआई क्या है। ये बहुत से ऐसे टर्म आपको सुनने को मिलेगा जो बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये आरबीआई क्या करती है? आरबीआई लगाती है रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ठीक है, एसएलआर क्या है, ये सभी टर्म आप लोग सुने होंगे।
इससे क्या करती है, देश की करेंसी को बैलेंस करती है, इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन को बैलेंस करती है, जिससे आप अपना जो ट्रेड करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, जो आपके पास डॉलर आता है, जो आपके पास से डॉलर जाता है, तो इस चीजों को क्या करती है, कोई करेंसी को डिवैल्यूएट करती है, कभी इंटरनेशनल आपकी करेंसी को डेप्रिसिएशन होता है। इस सभी टर्म को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई के पास कुछ करेंसी रिजर्व होता है, आरबीआई बैंकों की बैंक कहलाती है। तो ये आपको बैंकिंग सेक्टर को भी समझना, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। आजकल आप सुनते होंगे एलआईसी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इसके माध्यम से मार्केट के जो पैसे हैं उसको कैसे कंट्रोल करती है, कौन चलाती है, वो आरबीआई। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है, एसडीआर क्या है, जीडीआर क्या है, आईडीआर क्या है, ये बेसिक टर्म को आपको समझना है। नाफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है, आसियान क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये जितने टर्म आप सुनते होंगे ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से ही जुड़े होते हैं। आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में देखते होंगे पूरा विश्व, आजकल वर्ल्ड एक वार चल रहा है जो कि इकोनॉमिक्स वार चल रहा है, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, जिसको ट्रेड वार होता है। टैरिफ जिसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, नॉन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इस सभी टर्म को आपको समझना है। तो ये आपको होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। आपको वर्ल्ड में अगर हर एक कंट्री में आपका व्यापार है, हर एक कंट्री से आप इंटरनेशनल, जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे 1991 में कॉन्सेप्ट लाया गया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये क्या करता है, यही बेसिक मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। जब हमारे पास विदेशी करेंसी कम थी तो हम क्या किए, उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने अपने देश की इकोनॉमी दूसरे देश से जोड़ा, जिससे उसको बोला गया ग्लोबलाइजेशन। बाहर की कंपनियों को हम अपने देश में उनको एंट्री दिया कि आप भी आइए, यहाँ पर अपनी कंपनी लगाइए। हमारे लोगों को, जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जब आता है तो उसको दो टर्म और याद रखना पड़ेगा, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है। देखिए जब भी दोस्तों पढ़ाएंगे ना तो हर एक टर्म दिमाग में आते रहे, ट्रिम्स और ट्रिम्स और ट्रिप्स, ये दो टर्म को याद रखना। ट्रिम्स क्या करता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स, इसको बोलते हैं मेजर्स। जब भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी देश में आपका कोई कंपनी जाती है तो 20 साल 10 साल के एक रेंट, उसका एक एग्रीमेंट होता है डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके भी पूछेगा जिनेवा में है, वाशिंगटन में है, ये आपका काम है ढूंढ के बताना है, कमेंट करना, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ कहां पर है, ये क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड को कैसे ये बैलेंस करती है। तो इसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है, यूएसए का। यूएसए का हर जगह उसका शेयर है, आपका चाहे वर्ल्ड बैंक में देखो, चाहे आपका आईएमएफ में देखो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में देखो, क्योंकि भाई विश्व की सबसे ज्यादा मजबूत इकोनॉमिक्स है। लेकिन वो मजबूत इकोनॉमिक्स कैसे बनी, क्योंकि वहां के लोग, पढ़े लिखे हुए लोग, ऐसे ऐसे थिंकर डेवलपमेंट हुए जो उस देश की इकोनॉमिक्स को काफी बेहतर एक प्रकार से मोटिवेट किया, कैसे बेहतर इकोनॉमिक्स देश की बनाई जा सकती। वहां के लोगों की सोचने की पावर डेवलप किया गया, उनको ना कि अंधकारों में रखा गया, उनको पढ़ने की पूरा एजुकेशन फ्री, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उससे हम बात करेंगे। तो ये क्या करती है, ट्रिम्स क्या करती है, ट्रेड रिलेटेड मेजर्स। 20 साल के लिए उस चीज को आपको मेजर करना है कि भाई 20 साल तक अगर कोई कंपनी आपके देश में आती है तो आपको उसको प्रोटेक्शन देना है, आपको उसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाना है, किसी प्रकार का अगर लॉस होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप जिम्मेदार होंगे, बस। और ट्रिम्स, ट्रिम्स हो गया। ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिप्स में बेसिकली आपका जुड़ा होता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसको कौन प्रोटेक्ट करती है, इसके डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई कंपनी है, मान लीजिए एक ही नाम से कई कंपनियां नहीं चल सकती, उसकी अपनी एक ट्रेडमार्क होती है, उसकी अपनी एक पेटेंट होती है, उसकी अपनी एक गुडविल होती है, कोई इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। ये सारी चीजें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से जुड़े होते हैं। तो जिसमें आपको पढ़ना क्या होगा कि डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है, ट्रिम्स क्या है,
ड्रिफ्ट क्या है, AOA क्या है, एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट। जो भी आप कृषि करते हो, जो आपका वस्तु किसी दूसरे देश में बेचते हो, तो उस वस्तु की पहले एक साइंटिफिक उसकी जांच होती है, कितना इसमें पेस्टिसाइड है, कितना इसमें केमिकल है, कितना इसमें प्रोटीन है, कितना इसमें विटामिन है, सारी चीजें चेक करके तो कोई खरीदता है। ऐसे नहीं है कि आपके यहाँ कोई चीज प्रोडक्शन आपने किया, केमिकल डाल के आप किसी दूसरे देश को बेच दो, हो सकता है उसके देश में जाके उनके लोगों के हेल्थ पे इम्पैक्ट करे। तो लोग आजकल उसके लिए AOA इस संस्था के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें रेड जोन कौन सा होगा, ग्रीन जोन कौन सा होगा, येलो जोन कौन सा होगा। तो ये सिग्नल देता है, अगर आपकी वस्तु सबसे खराब होगा तो रेड जोन में जाएगा, अगर आपकी वस्तु अच्छी होगी तो ग्रीन जोन सिग्नल देगा, अगर थोड़ा सा ठीक है, मिलावटी है लेकिन ठीक है, तो येलो जोन देगा। तो इसके लिए आपको एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट को भी, जिसको AO बोलते हैं, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब आपका इंटेंट वर्ड इकोनॉमिक्स में ही जुड़े हुए होते हैं। फिर बैंकिंग हो गया, वर्ड हो गया, माइक्रो और मैक्रो, ये दो समझना बहुत जरूरी है। माइक्रो हमेशा ये यूनिट की बात करता है, एक इकाई की, और ये क्या करता है, पूरे होल ग्रुप की बात करता है। जैसे इस पेन को बनाने के लिए बेसिकली एक एक चीज का जब अध्ययन होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो। भाई प्रोडक्शन क्या करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जब एक छोटी छोटी बारीकी एक एक यूनिट का अध्ययन करते हैं तो उसको माइक्रो बोलते हैं। और जब एक लार्ज लेवल में पूरे फैक्ट्री का, पूरे देश की इकोनॉमिक्स का आप अध्ययन करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसमें क्या जुड़ा होता है, इन्फ्लेशन जुड़ा होता है, डिमांड जुड़ा होता है, प्रोडक्शन जुड़ा होता है, यूटिलिटी जुड़ा होता है, ये सब आता है किसमें, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मार्केट जुड़ा होता है, मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जियोग्राफी हमने बता ही दिया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपके देश में जो भी इंडस्ट्रियल है सेक्टर है, आप चाहे आप रेलवे लाइन का सेक्टर देख लो, रोड का देख लो, एरोप्लेन का देख लो, मैन्युफैक्चर सेक्टर देख लो, माइनिंग देख लो, टाइप्स ऑफ आयरन देखो, टाइप्स ऑफ कोल देखो, ये जितनी आपकी इंडस्ट्रियल उद्योग सेक्टर से जुड़ी होती हैं, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं, लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग, इसके लिए अलग अलग बांटा गया कि अगर इतने लाख करोड़ तक का आपका बिजनेस है तो इसको हम लघु में रखेंगे, इतने से ज़्यादा है तो दीर्घ में रख देंगे, इससे ज़्यादा तो कंपनी बना, इससे ज़्यादा तो फैक्ट्री, अलग अलग उसकी क्राइटेरिया बनाया गया है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, इस सभी इकोनॉमिक्स की डेटा प्रोवाइड करवाती है कि आप जिसमें आप पढ़े होंगे लाफर कर्व क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, गिनी गुणांक क्या है, इस सभी चीजों को क्या करती है, एक डाटा के रूप में, डेटा के रूप में उसको दर्शाती है। अब जैसे कोई भी मान लीजिए डेटा आपने देखा होगा कैसे बनाया जाता है, मैं मिटा के इसको समझा देता हूं। सपोज करिए ये मैंने कोई एक डायग्राम बनाया, अब एक डायग्राम दिखा दिया कि भाई क्या है, अब इसे कोई दे दिया, अब किसी ने डायग्राम ये बोला कि जितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही आपकी क्वांटिटी भी है, तो प्रोडक्शन और क्वांटिटी एकदम इक्वल चल रहा है, इससे पता चल रहा है आपके देश की इकोनॉमिक स्थिति एक इक्वल की बात कर रहा है। तब किसी ने नाम दे दिया लाफर कर्व, कोई बोलेगा गिनी गुणांक, कोई बोलेगा फिलिप्स कर्व, तो ऐसे लोग डायग्राम बना के एक पे क्वांटिटी या प्रोडक्शन, एक पे क्वांटिटी दर्शा देते हैं। एक होता है ऐसे बनता है और एक ऐसे खींच देंगे तो बोलेंगे ये डायग्राम ऐसे बनेगा। बोले इसका क्या मतलब है, बोलेंगे भाई इस इकोनॉमिक्स में जो जितना गैप दिख रहा है, इस गैप को दर्शाएगा कि भाई कितना बेरोजगारी है, कि बेरोजगारी कम है, प्रोडक्शन कितना है, इस प्रकार से एक डायग्राम ऐसे बना के दर्शाते हैं। एक डायग्राम ऐसे बनता है, इसको मिटा देते हैं, तो इसमें फिलिप्स कर्व, गिनी गुणांक, कोफिशिएंट, ये सारी आपको जो टर्म पढ़ेंगे स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स आता है। ये कैसे आप बनाते हैं, कहें इसका क्या मतलब है, भाई आपके देश में जैसे जैसे अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी घट रही है या उसकी डिमांड घट रही है या उसकी बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है, इस चीज को बताती, आप उसको लेबर को ले सकते, बेरोजगारी को ले सकते, बहुत कुछ चीजें हैं।
एक होता है आपका ऐसे बनता है। कहेंगे ये क्या मतलब है? बोलेंगे भाई जिस देश में जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा एक शुरुआत में, बाद में जब एक पीक पॉइंट बाद आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। शुरुआत में जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको बहुत पैसा लगाना, अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब धीरे धीरे वो बच्चा अपने पीक पॉइंट पहुंच के डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है तब उसको आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं, तब वो उसका खर्चा कम हो जाता है। तो यहीं पर वो सरप्लस में आना शुरू हो। ऐसे ऐसे बेरोजगारी से, जॉब से, हर चीज को दर्शाया जाता है। इस तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। अभी बस एक टेम्परेरी आपको समझा रहा हूँ कि स्टैटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। स्टैटिक्स इन्हीं सब चीजों को डेटा के रूप में उसको डायग्राम के माध्यम से समझाता है। ठीक है, तो हमने इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, बैंकिंग इकोनॉमिक्स, माइक्रो हो गया, जियोग्राफिकल, इंडस्ट्रियल, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर। तो ये सब मिलाकर के आपको बनता है जो कि पूछा जाता है आपका प्रीलिम्स में और मेंस में। और एक टॉपिक आता है आपका जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, जीडीपी, एनडीपी। अब ये कहोगे ये क्या है दोस्तों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इस सारे टर्म को आपको समझना है। जिसमें डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, इस टर्म को समझना है। आपका टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स क्या है, और आपका सब्सिडरी क्या है, सब्सिडरी। ये जो चार टर्म है ना, अगर आपने अच्छे से समझ गए, और एक बाहर से जो आपके पैसे आते हैं, एलिमनी उसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है, बस ठीक है। अगर इन सभी टर्म को आप समझ गए, डेप्रिसिएशन मीन्स भाई किसी भी देश में जो आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें फैक्टर कॉस्ट, दो वर्ड और याद रखना, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, बस किसी चीज को बनाने में कितना कॉस्ट आती है, मार्केट प्राइस क्या है। ये टर्म अगर आपने अच्छे से समझा होगा या पढ़ा होगा तो आप जीडीपी समझ जाएंगे, जीएनपी समझ जाएंगे, एनएनपी समझ जाएंगे, एनडीपी समझ जाएंगे। जीडीपी में से जब आपका डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट टैक्स घटाते हैं तो बनता है आपका एनडीपी, और जीएनपी में से जब आप बाहरी इनडायरेक्ट टैक्स और आपका सब्सिडी को जोड़ते हैं तो बनता है आपका एनएनपी। इस टर्म को आपको समझना है, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर मार्केट प्राइस को भी समझना है। ये आपका आता है शुरुआत में ही इंडियन इकोनॉमिक्स में, तो काफी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमिक्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो बस इतने ही टर्म सभी इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछता है। अब आप किस लेवल से तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो पहले ही कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ो तो उसके बेसिक टर्म को समझो, कि भारत के जियोग्राफी को समझो। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, पहले भारत की जियोग्राफी को समझो, उस जियोग्राफी को कितने भागों में बांटा गया है। भाई नॉर्थ में देखो माउंटेन एरिया है, मध्य उसके बाद प्लेन एरिया है, देन उसके बाद डेजर्ट एरिया है, देन उसके बाद कोस्टल एरिया है, देन उसके बाद आप डेक्कन एरिया है, देन उसके बाद आपका बस हो गया दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और पठार, ये सभी मिलाकर के आपका भारत की जियोग्राफी है। फिर उस जियोग्राफी को समझते हुए ये देखो पॉपुलेशन किस जगह ज़्यादा है, रिसोर्स किस प्रकार हमें मिल रहा है, हमारा पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी स्किल्ड है, कितने अनस्किल्ड है, एग्रीकल्चर किस सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है, किस सेक्टर में कम हो रहा है, इसको भी आपको देखना है। देन उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखना, उद्योग कितने लगे हुए भारत में। नेक्स्ट उसके बाद ये भी देखना है कि एग्रीकल्चर जब हम पढ़ेंगे तो भाई ये भी देखना है कितने प्राइमरी सेक्टर पे काम करते हैं, कितना सेकेंडरी सेक्टर पे काम करते हैं, कितना टर्सरी सेक्टर पे काम करते हैं, पॉपुलेशन हमारा कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा वीक है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत है। हम उसके बाद ये भी चेक करेंगे कि भारत की इकोनॉमिक्स को किस परसेंट में डिवाइड किया गया, कितनी परसेंट प्राइवेट सेक्टर है, कितनी परसेंट गवर्नमेंट सेक्टर है, इसको भी ध्यान में रखना। अगर 50%
आप 50% गवर्नमेंट कर दे, 50% प्राइवेट कर दे तो ठीक है। अगर पता चला सब 90% प्राइवेट कर दे, 10% गवर्नमेंट करेगा, तो देश की आबादी अभी 90% जो लोग हैं उनके हिस्से में 10% ही आएगा। मान लीजिए किसी की थाली में कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी घर में 90 लोग आते हैं और वहां 10 रोटी दो, क्या हाल होगा? और रोटी पता नहीं चलेगा भाई टूका मिला कि टूके का टूका हो गया। और कोई 10% है, उनको 90, कोई 10 लोग हैं उनको 90 रोटी बांट दो, तो किसके हिस्से में ज्यादा जाएगा? तो इकोनॉमिक्स को पहले इक्वल में उसको डिवाइड करना है, रिसोर्स को भी डिवाइड करना है। किसी भी सेक्टर, चाहे मैन्युफैक्चर, चाहे प्राइमरी सेक्टर, चाहे आपका टर्सरी सेक्टर, जब इस प्रकार से लोगों को हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो देश से अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म सब मिट जाएगा। और किसी भी देश का अगर इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी सोच बना दिया जाए, तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। ये चीजें आप चाहे अमेरिका की इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे आपकी चाइना की इकोनॉमिक्स पढ़ो, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बट भारत में ऐसा क्या है? भारत में बेसिकली अगर मान लीजिए 10% जनरल लोग हैं, ठीक है, और 50% ओबीसी हैं, ठीक है, 40% SC ST है। तो इन दोनों की हालत क्या है? इन लोग को मिल रहा है सिर्फ मान लीजिए 10% में ही डिवाइड कर, और इन जनरल वालों 90%। आप सोचो ये क्या बात है भाई? जिनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मतलब जो पॉलिटिक्स रूप से समझदार है, इकोनॉमिकली रूप से मजबूत है, हर एक फील्ड में उनके पास सब कुछ रिसोर्स है। और इसमें SC ST प्लस वुमेन, महिलाओं को भी ऐड करेंगे। ठीक है, जब तक ये हर एक रिसोर्स इक्वल में नहीं बढ़ेगा, तब तक देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी के ही आधार पे आप देखते हैं तो देश में रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट भी लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत चीज को पहले इकोनॉमिक्स पढ़ो, भारत के सोशल को समझो, इकोनॉमिक्स को समझो, तब जाकर के भारत को बेहतर आप बनाने का अच्छा एक डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, इस चीज को आपको किताबें पढ़ना होगा। अब किताबें पढ़ना होगा, बहुत सी किताबें हैं, मिश्रापुरी का पढ़िए, रमेश सिंह की बुक्स पढ़िए, और भी हैं डॉक्टर SM शुक्ला जी की पढ़िए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, रिसर्चर बहुत सी किताबें लिखे हैं। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, और उर्मिला थापर जी का पढ़िए, हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है, बस ये सारी चीज़ें हैं, तब आप ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे कि ड्रेन थ्योरी क्या है, ड्रेन थ्योरी क्या है, ट्रिकल डाउन क्या है, बहुत से कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज हमने जो बात किया पूरा इकोनॉमिक्स का। तो ये चीज़ आपको एक बार यूपीएससी सिलेबस उठाइए, सब आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर से इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल, एक टॉपिक लास्ट में बताते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है? अगर देखा जाए तो बेसिकली ये दोस्तों एक प्राइवेट होता है और एक गवर्नमेंट होता है। जब दोनों मिलकर करते हैं तब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाता है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाता है, PPP, पब्लिक प्लस प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PP मॉडल। पब्लिक गवर्नमेंटेड, प्राइवेट निजीकरण जिसको बोलते हैं कि आपका प्राइवेट ही है, निजीकरण। और पार्टनरशिप जहां दोनों मिलकर काम करते हैं साझेदारी के रूप में। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल जब होगा, आज जैसे देखते हैं कि प्रेजेंट में जो सरकार है ये किस पे काम करती है? ये इसी पे ही, PP मॉडल पे ही काम करती है। क्यों? क्योंकि देखिए देश में कितने परसेंट लोग पूंजीपति हैं। इससे भारत की इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड, ये बेसिक चीज आपको समझ में आता है। एक होता है कम्युनिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म में भारत में कितने परसेंट पूंजीपति हैं? मान लीजिए 10%। भारत में सोशलिज्म कितने हैं? 90%। अब खुद सोचो, मिक्स्ड दोनों जब मिक्सचर करेंगे तभी बनेगा 100%।
कम्युनिज्म जो लेफ्टिंग होते हैं, लेफ्ट सोचने वाले, साम्यवाद, 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 ठीक है, साम्यवाद इसको बोलते हैं हिंदी में। अब ये चाइना में चलता है, ये इक्वल की बात करता है, इक्वल मतलब समानता या समता, समता की बात करता है। भारत में चलता है बस ये दो। कैपिटलिज्म को कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? यूएसए से। सोशलिज्म कहां से लिया गया? सोवियत संघ से। सोवियत यूनियन बोलते, यूनियन सोवियत, यूनियन सोवियत बोलते इसको, ठीक है, यहां से लिया गया। रूस, जिसको आप प्रेजेंट टाइम में रसिया बोलते हैं, यहां से हमने कॉन्सेप्ट लिया था। दोनों मिलाकर के तो हमारी इकोनॉमिक्स बनी थी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। ये क्यों? बड़े चीज को समझिए, सरकार क्यों ऐसा कर रही है? भाई 10% लोग के पास जो भी पैसा है 90% है, और जो ये 90% लोगों के पास रिसोर्स कितना है? 10% है। अब सरकार को चाहिए पैसा, अब वो क्या करे? सरकार के पास पैसा है नहीं, तो सरकार क्या करती? जो भी ये पब्लिक जितनी संपत्ति है इनको किनको दे दिया गया? अडानी, अंबानी, टाटा, ये जितने आप लोग नाम सुने, टाटा, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनको क्या करती है? कहती भाई आप ही लोग हो जो इस देश को बेहतर बनाओगे। इसलिए सरकार क्या करती? सारी जितने रिसोर्स है इनको दे दिया गया कि आप इसको, ठीक है, आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको खूब मेहनत करिए, रोड बनाइए, ब्रिज अच्छे बनाइए, फ्लाई जितने बनाना है, एयरपोर्ट बनाइए। इसलिए आप लोग सुनते होंगे, लोग कहते होंगे कि रेल बेच दिया सरकार ने। कोई बोलता होगा रेलवे भी, अरे बेचा नहीं भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया, सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो अपने पैसे से करेगी। फिर आप कहोगे सरकार के पास जब पैसा नहीं तो सरकार उधार क्यों नहीं ली? भाई सर, हमें जब तक इन पूंजीपतियों का ही हेल्प चाहिए। अब ये पूंजीपतियों को इनका सहारा लिया गया। अब लोग कहते हैं सरकार जो है पैसे से चुनाव लड़ती है। देखिए, आप जब तक बारीकी चीज नहीं समझेंगे तो आप इकोनॉमिक्स को कैसे समझ पाएंगे? सोशलिज्म अलग मुद्दा है, तो कैपिटलिज्म के लोग 10% जब जोड़ा गया तो इसीलिए जितना 90% पब्लिक है तिनको दिया गया। और जब ये सब चीजों को बेहतर बनाएंगे तो भाई जब रोड बनेगा तो पब्लिक उसी पे तो चलेगी, टैक्स लिया ही जाएगा। अब इन लोगों का मेन मकसद होता है क्या? इनका मेन मकसद होता है क्या? ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल होते हैं या उद्योगपति लोग होते हैं, इनका दो कारण होता है, ओनली प्रॉफिट। इनको चाहिए पैसा, क्या चाहिए? लाभ। आप ही हो, आप किसी घर काम करोगे, फ्री में जाओगे करने, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इनको भी चाहिए भाई पैसा, प्रॉफिट चाहिए। तो धीरे धीरे 10% क्या कर दिया, 90% इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो बीच में जो सरकार आप सुनते हैं, सरकार किसको चुना है? तब जब सरकार के पास सारी संपत्ति, सरकार क्यों नहीं चलाती? क्योंकि सरकार के पास इसलिए नहीं काम करती। सरकार के पास अगर काम करती, क्योंकि हमारा बेसिक अगर देखा जाए 1947 के बाद ऐसा कोई आज तक डिसीजन लोग नहीं पैदा हुए कि भाई अगर सरकार के पास 90% रिसोर्स है तो हमारे देश में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैसे ही बहुत कम खर्च होता है। जिस दिन अगर सरकार इन पे पैसा खर्च करना शुरू कर देगी तो उसी दिन हमारे 90% लोगों में जागरूकता आएगा, रिसर्च करेंगे, नए नए स्कीम लाएंगे, बाहर जाएंगे, कमाएंगे, रेमिटेंस लाएंगे, तो देश के पैसे हमें 10% लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी सरकार पूंजीपतियों का ही सहारा लेकर के देश को आगे बढ़ा सकती है। 90% आप खुद देखो, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, मैं भी सोचता हूँ कि भाई आप अपने भारत के बारे में कितना जाना है, आपने अपने भारत के इतिहास को कितना पढ़ा है, आपने खाली सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कुछ ज्ञान मिला आपने अर्जित कर लिया। आपने कभी थिंकिंग किया कि मैं गरीब क्यों हूँ? अब मैं ही नहीं, मेरे बहुत से लोग क्यों हैं? क्योंकि हमारे लोगों की थिंकिंग ये बना दिया गया, आप फॉलोवर हैं, आप किताबें तो पढ़ लेते हैं, मेरिट लाते हैं, नंबर लाते हैं, दंड खत्म। कभी ये नहीं सोचते हैं कि किताब पढ़ने से आपकी थिंकिंग कितना गया। हम सरकार में अगर किस व्यक्ति को चुन के बैठाते हो, वो कितना काबिल हो, वो कितना आप पैसा खर्च कर सकता है, भले उसके पास RBI है,
सब कुछ उसके पास, सारा सिस्टम उसी के पास, वो चाहे तो बहुत कुछ कर दे, लेकिन हम ही लोग पढ़ के तो उसी में काम कर रहे हैं ना। हमने कितना उसको गाइड किया, आईएएस बन गए। आप एक आईएएस अधिकारी बनते हैं, लोग कसमें खाएंगे कि हम देश को बेहतर बनाएंगे, पता चला वो जाके करप्शन कर रहा है, वो अपना घर भर रहा है। तो बताइए भाई, जो इस 100%, अगर मान लीजिए 90 लाख लोग के जीवन को चेंज करने वाला था लाखों का, वो अपना जीवन बेहतर करेगा? निकला तो इसी समाज से ही है। तो ये जिम्मेदारी, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हर एक व्यक्ति पढ़ाई की वैल्यू को नहीं समझेगा, तब तक ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ो ना, तो आपको कभी पॉलिटिकल सोचना होगा, कभी सोशल भी सोचना होगा, कभी साइंटिफिक सोचना होगा, कभी हमें हर एक एंगल से जिस दिन हम सोचना शुरू कर देंगे, हमारी तैयारी उसी दिन 90% बेहतर हो जाती है। हमें फॉलोअर नहीं बनना है, एनालिसिस करना है, बारीकी चीज के बारे में सोचना है। इसलिए देखते होंगे पीपी मॉडल जो है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हमेशा कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, ये हमेशा उसी रास्ते पे ही चलेगी। और जनता जब तक किसी बेहतर लोग को नहीं सिलेक्ट करेगी, बेहतर एक आइडिया, देखिए सिलेक्ट उसकी गलती नहीं है, हम ही आप तो ब्यूरोक्रेसी में जाके कौन सा एडवाइस देते हैं, कौन सा सलाह देते हैं। सिर्फ नए नए योजना बनाने से देश में बेहतर नहीं होता। योजना आप देखिए कमियां कहाँ है। आपके एग्रीकल्चर में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, मैन्युफैक्चर सेक्टर में आप बहुत पीछे हो। मेक इन इंडिया तो कितना आपने बनाया, कितना मेक इन इंडिया की चीजें अब बन रही हैं। आजकल आप पता चला आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आप रिसर्च नहीं, क्या हमारे देश में अगर कोई भी सेक्टर हो, आपने कितना रिसर्च हुआ, कितना आप अपने देश में, कितने लोग को नोबेल पुरस्कार मिला, कितने लोग को केमिस्ट्री मिला, कितने लोग को बायोलॉजी मिला, कितने लोग को फिजिक्स मिला? आपने सुना कभी? पुराने कभी आपका सीवी रमन के बारे में सुना होगा, उसके बाद से आपने सुना किसी का? क्यों? अब लोग पढ़ने नहीं चाहते, रिसर्च करने नहीं चाहते। आजकल लोगों को ब्रेन को ऐसा बना दिया कि दिन भर रील देखते रहो देखते रहो। तो उससे क्या हो रहा? आपका दिमाग बस थके हारे, आपको ऐसा सेट कर दिया गया आपका टाइम कि 8 आवर आप जॉब करते हैं, देन उसके बाद आप घर पे भी काम दे दिया जाता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोच सको, कुछ नया चीज लिख सको। इस सिस्टम में आप बंध गए हो। तो इससे आपको जब अगर निकलना है, तो आप बारीकी चीज पे अध्ययन करना शुरू करो। इसमें किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब तक किसी भी देश में अगर प्राइवेट वालों का पूरा हक हो गया, तो एक समझ जाइए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कभी ट्रेड करने आई थी तो प्रशासनिक रूप में बदल गई, ऐसे ही भारत के लोग जो है धीरे धीरे उनको लगेगा अगर हमारे पास 90% लोगों को हम लेबर बना के रखेंगे, यही तो हमें आगे बढ़ाएंगे। तो फिर से ही मार्क्सवाद कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा कि अमीर आदमी अमीर हो रहा, गरीब आदमी गरीब हो रहा, मिडिल आदमी बीच में ही पीछे जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पहले अपने ड्रेन थ्योरी को समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को समझना है। इकोनॉमिक्स जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे, आप सभी लोग के जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।